मैं हूं आदिति सिंह और आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। मेक इन इंडिया की असली ताकत सिर्फ बड़ी फैक्ट्रीज में नहीं है, बल्कि उन यंग इंजीनियर्स में है जो भारत में ही फ्यूचर की तकनीक तैयार कर रहे हैं, जैसे कि ड्रोन और रोबोटिक्स के स्मार्ट सिस्टम्स या फिर बिजली से होने वाले हादसों को रोकने के लिए नए समाधान। तो आइए देखते हैं कैसे ये युवा सोच भारत की टेक्नोलॉजी को नई उड़ान दे रही है। आज जब हम मेक इन इंडिया का नाम सुनते हैं तो हमारा ध्यान बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, भारी मशीनों या डिफेंस के हथियारों की तरफ जाता है। लेकिन अब हमारे देश के युवा सिर्फ बाहरी मशीनें या पुर्जे नहीं जोड़ रहे, बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस और हाईटेक रोबोटिक्स का डिजिटल दिमाग खुद अपने हाथों से बना रहे हैं। जैसे बेंगलुरु में स्थित ये हाईटेक स्टार्टअप ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स विकसित कर रहा है जिन पर हम विदेशों पर निर्भर थे। आज भारत के युवा ड्रोन बनाने में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है ड्रोन के अंदर लगने वाले इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट्स भारी मात्रा में बाहर से मंगवाए जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक कंपनी से मिलवाएंगे जो ऐसे ही इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यहीं पर भारत में बनाते हैं ड्रोन्स के लिए। इससे आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो पूरा होता है। ये स्टार्टअप ड्रोन और दूसरे रोबोटिक सिस्टम के लिए जरूरी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भारत में ही तैयार कर रहा है। यही उनके सर्किट तैयार होते हैं, यही उनका सॉफ्टवेयर विकसित किया जाता है और यही अलग अलग हिस्सों को जोड़कर पूरी तकनीक तैयार की जाती है। यानी ड्रोन हो, जमीन पर चलने वाला रोबोट हो या पानी के अंदर काम करने वाला रोबोट, सभी को एक स्वदेशी तकनीक के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है। So we mostly focus on making the drone components and subsystems, mostly focused on drones, but the same systems can be used for like mobile robots, underwater drones, and so on. And a lot of things like quadruped robots and other things can also be developed on top of this hardware. यहाँ के इंजीनियर्स की सबसे खास उपलब्धि है स्वदेशी फ्लाइट कंट्रोलर, जिसे ड्रोन का दिमाग भी कहा जाता है। इसमें लगा खास सेंसर ड्रोन को ये समझने में मदद करता है कि वो कहाँ है और किस दिशा में बढ़ रहा है। इसका फायदा तब मिलता है जब ड्रोन किसी बंद कमरे, गोदाम या ऐसी जगह उड़ रहा हो जहां जीपीएस काम नहीं करता। ऐसे में ये तकनीक ड्रोन को बिना भटके सुरक्षित और स्थिर उड़ान बनाए रखने में मदद करती है। हमारे एक सेंसर है ऑप्टिकल फ्लो बोल के, जो ड्रोन के नीचे पार्ट में लगा सकते हैं और उसको टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर बोलते हैं। और उसमें कैमरा, थोड़ा लो पिक्सल कैमरा रहता है। वो कैसे रहता है कि लोकल पोजीशनिंग देता है कि कैसे है, विदाउट एनी एक्सटर्नल पोजीशनिंग लाइक जीपीएस, जीएनएसएस जो भी है वो नहीं मिलता है। तो इंडोर लोकल पोजीशनिंग से वो ऑटो पायलट को डेटा मिलती है और वो ऑटो पायलट कंट्रोल करती है। एक तरफ युवा इंजीनियर ड्रोन और रोबोट के अत्याधुनिक कंपोनेंट्स तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ युवा ऐसी स्मार्ट तकनीक विकसित कर रहे हैं जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को अधिक सुरक्षित बना रही है। ऐसी ही एक पहल राजस्थान के जयपुर से सामने आई है, जहां एक स्टार्टअप ने बिजली से होने वाले हादसों को रोकने के लिए सेफ ऑन पावर प्यूरिफायर नाम का स्वदेशी स्मार्ट इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस विकसित किया है। करीब 100 युवाओं को रोजगार देने वाला ये स्टार्टअप न सिर्फ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के क्षेत्र में एक अभिनव समाधान पेश कर रहा है, बल्कि ये भी साबित कर रहा है कि युवाओं का नवाचार और तकनीक भारत को नई पहचान दिला रहे हैं। ये डिवाइस बेसिकली सर एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है, जो आमतौर पे गलती से इंसिडेंट्स हो जाते हैं एक्सीडेंटल वायर्स टच होने से या दीवारों में लीकेज होने से, उससे करंट से बचाती है। और जो हादसे हम देखते हैं लोगों को कि आज करंट से इतने लोगों की मौत हो गई, शॉर्ट सर्किट की आग से इतने लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ या इतनी जाने गई, उससे बचाता है। आखिर इस स्मार्ट डिवाइस का फायदा क्या है? इसे समझने के लिए हम जयपुर के दीपक तिवारी के घर पहुँचे, जहां ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस लगाया गया है। परिवार का कहना है कि इस डिवाइस के बाद बिजली की सुरक्षा को लेकर उनका भरोसा पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। बेसिकली सब एक्स्ट्रा सेफ्टी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है।
ये आपका मीटर और जो एमसीबी बॉक्स है उसके बीच में लगाया जाता है। जो सारे घर की सप्लाई है ना इसी से देती है। तो किसी भी प्रकार का यदि शॉर्ट सर्किट होता है, लीकेज करंट होता है या सर्ज वोल्टेज जो बिजली विभाग की तरफ से भी यदि घरों में आ जाता है तो उससे इस घर की पूरी सुरक्षा करता है। भारत के युवा आज सिर्फ तकनीक के उपभोक्ता नहीं बल्कि उसके निर्माता बन रहे हैं। ड्रोन और रोबोटिक्स के अत्याधुनिक कंपोनेंट से लेकर स्मार्ट इलेक्ट्रिकल सेफ्टी समाधानों तक उनके स्वदेशी नवाचार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए भारत को वैश्विक टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित कर रहे हैं। आज का युवा किसान सिर्फ खेतों में मेहनत नहीं कर रहा बल्कि मार्केट की भी अच्छी समझ रखता है। वो जानता है कि कमाई सिर्फ फसल बेचने से नहीं बल्कि उससे नए प्रोडक्ट्स बनाकर उसकी वैल्यू बढ़ाने से होती है। देश के कई युवा किसान इसी सोच के साथ खेती को एक सफल बिजनेस मॉडल में बदल रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ये किसान अब एग्री एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। राजस्थान के कोटा में स्थित ये आधुनिक डेयरी फार्म पारंपरिक डेयरी की सोच से कहीं आगे बढ़ चुका है। करीब 150 गायों वाले इस फार्म की शुरुआत वर्ष 2015 में अमनप्रीत सिंह और मनीष सिंह ने की थी। आज ये सिर्फ दूध उत्पादन तक सीमित नहीं है बल्कि पनीर, चीज, मिठाइयों और जैविक खाद जैसे वैल्यू एडेड उत्पाद भी तैयार कर रहा है। ये एक ऐसा एकीकृत कृषि मॉडल है जहां युवा किसान नवाचार और उद्यमिता के दम पर किसान से सफल एग्री उद्यमी बन रहे हैं। हम लोग दूध के अलावा जो गाय का गौमूत्र गोबर होता है उसके ऊपर बहुत ही बखूबी तरीके से काम करते हैं। इनफैक्ट गायें अपने पूरे जीवन काल में दूध से ज्यादा गौमूत्र गोबर देती है, तो उससे हम लोग बिजली बनाते हैं। हमारा पावर जनरेशन की फैसिलिटी है, बायोगैस की फैसिलिटी है। हम लोग वर्मी कंपोस्ट मैन्योर का प्रोडक्शन करते हैं, वर्मी वॉश बनाते हैं, काउडंग कंपोस्ट बनाते हैं। इसके अलावा काउडंग पाउडर बनाते हैं जिसका एक्सपोर्ट में भी काफी अच्छी आज वैल्यू है। डेयरी फार्मिंग आज पढ़े लिखे युवाओं के लिए एक लाभदायक उद्यम बनकर उभर रही है। राजस्थान के कोटा में गुरचरण सिंह ने वर्ष 2020 में अटवाल फार्मर्स डेयरी एंड ऑर्गेनिक्स की शुरुआत की। आज उनके फार्म में लगभग 25 गायें और 10 भैंसें हैं, जिनसे प्रतिदिन करीब 250 लीटर दूध का उत्पादन होता है। इस उद्यम से 1 दर्जन से अधिक लोगों को रोजगार भी मिला है। दूध की होम डिलीवरी के साथ साथ यहाँ देसी घी, मक्खन, दही और अन्य ऑर्गेनिक वैल्यू एडेड उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं। ये दिखाता है कि आधुनिक डेयरी फार्मिंग अब केवल पशुपालन नहीं बल्कि एक सफल और टिकाऊ ग्रामीण बिजनेस मॉडल बन चुकी है। ये डेयरी फार्मिंग आजकल के युवाओं के लिए बहुत अच्छा बिजनेस विकल्प है, पर इसके अंदर ये है कि अगर आप खुद इनको टाइम देना बहुत जरूरी है। अगर आप ये चीज कर लोगे तो डेयरी कोई मुश्किल काम नहीं है। और अगर आप इसको करना चाहते हो तो जैसे हम लोग सिटी के अंदर दूध डिलीवरी कर रहे हैं डायरेक्ट अपना ग्लास बॉटल्स के अंदर पैक करके, तो हम लोगों ने मतलब इस तरीके ये को बेटर तरीके चुना कि भाई दूध का रेट भी ज्यादा मिलेगा हमें और प्योरिटी घर तक पहुंचा सकते हैं हम दूसरे लोगों को। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, केरल में भी युवा किसान वैल्यू एडेड उत्पाद बनाकर खेती को अधिक लाभदायक बना रहे हैं। यहाँ का प्रसिद्ध नेंद्रन केला अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए जाना जाता है। हर साल लाखों टन केले का उत्पादन राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है, लेकिन इसकी असली क्षमता तब सामने आती है जब ये खेत से निकलकर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बनता है। यहीं से शुरू होती है एक मजबूत बनाना इकोनॉमी, जहां खेती के साथ प्रोसेसिंग भी किसानों की आय बढ़ा रही है। हर अर्थव्यवस्था की अपनी एक पहचान होती है। कहीं ऑयल इकोनॉमी है तो कहीं आईटी इकोनॉमी। लेकिन अगर आप दक्षिण भारत की ओर आते हैं तो यहाँ एक ऐसी इकोनॉमी भी सांस लेती है जहाँ हर पन्ना केले के पत्ते से शुरू होता है। हर सफर की शुरुआत सही चयन से होती है। केवल बेहतरीन गुणवत्ता वाले नेंद्रन केले ही प्रोसेसिंग के लिए चुने जाते हैं। इसके बाद उन्हें सावधानी से छीलकर कई चरणों में साफ किया जाता है ताकि गुणवत्ता और स्वच्छता दोनों सुनिश्चित हो। फिर तकनीक कमान संभालती है। प्रिसिजन साइक्लिंग मशीनें हर केले को एक समान मोटाई में काटती हैं।
इसके बाद नियंत्रित तापमान और आधुनिक प्रोसेसिंग के जरिए तैयार होते हैं केरलम के मशहूर नेंद्रन बनाना चिप्स, जिनका स्वाद और गुणवत्ता हर पैकेट में एक जैसी बनी रहती है। So in this factory, we produce close to almost 100 tons of chips in a month, which is to process around 400 tons. And we do this by locally employing a lot of ladies who comes here for manual peeling, and the rest of the process is automated. We procure also from in and around Kerala and other parts of South India, whereby like we value add to the farmers. And a lot of the product that we standardize here, we are proud to say that it goes to all parts of India and even abroad to the US and Middle East markets as well. ऑटोमेटेड मशीनें हर पैकेट को एयरटाइट सील करती हैं ताकि केरलम का स्वाद दुनिया के किसी भी कोने तक बिल्कुल वैसे ही पहुंच सके जैसा वो यहाँ फैक्ट्री से निकला था। इस पैकेट में केवल चिप्स नहीं है, इसमें एक किसान की मेहनत है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट की एक्सपर्टीज है। ये सिर्फ बनाना फार्मिंग नहीं, ये है बनाना इकोनॉमी। हर फैक्ट्री के साथ बढ़ता रोजगार और हर एक्सपोर्ट के साथ बढ़ता हुआ सपना, आत्मनिर्भर भारत। क्या चिप्स का खाली पैकेट कभी स्टाइलिश बैग या प्रीमियम सनग्लासेस में बदल सकता है? सुनने में शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन देश के युवा स्टार्टअप्स यही करके दिखा रहे हैं। नई सोच और तकनीक के दम पर प्लास्टिक कचरे को यूजफुल प्रोडक्ट्स में बदलने की कोशिश कर रहे हैं और इससे न सिर्फ एनवायरनमेंट को राहत मिल रही है, बल्कि महिलाओं के लिए भी एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के नए मौके बन रहे हैं। सोचिए, जिस प्लास्टिक पैकेट को इस्तेमाल के बाद हम बिना सोचे समझे कूड़ेदान में फेंक देते हैं, वही आज फैशन और रोजगार की नई पहचान बन रहा है। जरा इन बैग्स को गौर से देखिए। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इन्हें चिप्स, नमकीन और दूसरे मल्टीलेयर प्लास्टिक पैकेट से तैयार किया गया है। कूड़े का सामाजिक उद्यम रीचरखा इसी बेकार समझे जाने वाली प्लास्टिक को नई जिंदगी दे रहा है। जो प्लास्टिक कभी पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता था, वही आज खूबसूरत, टिकाऊ और उपयोगी उत्पादों में बदलकर वेस्ट टू वेल्थ की एक प्रेरक मिसाल बन रहा है। ये काम करने के लिए हम चरखा और हैंडलूम उसका यूज कर रहे हैं और प्लास्टिक वेस्ट को हम अपसाइकल करके उसके बहुत सुंदर से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसे ये बैग जो मेरे साथ में है वो, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, हैंड बैग्स है, लैपटॉप बैग्स है, ऐसी सारी चीजें हम बनाते हैं। चिप्स, नमकीन और अन्य प्लास्टिक पैकेट्स को पहले इकट्ठा कर साफ किया जाता है, फिर विशेष चरखे की मदद से इन्हें मजबूत धागे में बदला जाता है। इसके बाद हैंडलूम पर इन्हीं धागों से आकर्षक, टिकाऊ और उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाते हैं। ये पहल सिर्फ प्लास्टिक कचरे को नई जिंदगी ही नहीं देती, बल्कि अनेक स्थानीय महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रही है। मैं यहाँ 5 साल से काम कर रही हूँ। मुझे बहुत ही यहाँ पे अच्छा लगता है, बैग वगैरह सब बनाना, अच्छे से बैग बनाती हूँ और यहाँ पे सभी मेरे को सपोर्ट करते हैं। यहाँ हैंड बैग, लैपटॉप बैग, ऑफिस एक्सेसरीज, फैशन और होम डेकोर सहित कई उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाते हैं। ये उत्पाद ऑनलाइन और सोशल मीडिया के जरिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। I thought to give a visit to this store and I found this bag really impressive. Can't believe that these bags are made out of plastics. The range is quite good that we are having everything pocket friendly here. पुणे का एक और स्टार्टअप अत्याधुनिक विज्ञान और मटेरियल इंजीनियरिंग के जरिए प्लास्टिक कचरे की चुनौती का समाधान खोज रहा है। इसका लक्ष्य साफ है, मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक जैसे चिप्स पैकेट और चॉकलेट रैपर को लैंडफिल में जाने से रोककर उन्हें दोबारा उपयोग योग्य सामग्री में बदलना। कि आपको भी मालूम है प्लास्टिक प्रॉब्लम किसी का पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, सारे स्टेट, सारे कंट्रीज का सेम है। सो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक को डाइवर्ट करके उससे नए प्लास्टिक्स को बनाना जो और रिसाइक्लेबल है, इज हमारा जो गोल है वो।
ये स्टार्टअप अपनी पेटेंट कैमो मैकेनिकल तकनीक से मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक को अलग कर उच्च गुणवत्ता वाला कच्चा पदार्थ तैयार करता है। इसी से प्रीमियम सनग्लासेस, पानी की बोतलें, साइनेज और अन्य उपयोगी उत्पाद बनाए जाते हैं। खास बात ये है कि चिप्स के पैकेट से बने दुनिया के पहले सनग्लासेस विकसित कर इसने वैश्विक पहचान भी हासिल की है। मल्टी लेयर प्लास्टिक बहुत टफ मटेरियल है सॉल्व करने के लिए, जिसमें 3 से 4 लेयर्स होते हैं प्लास्टिक के और सारे साथ में फ्यूज़ होते हैं। करंटली सारे मल्टी लेयर प्लास्टिक्स लैंडफिल्स को जाते हैं, ओशंस को जाते हैं और वहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। सो हमारा ये फैक्ट्री, ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है ताकि हम मल्टी लेयर प्लास्टिक को सॉल्व कर सकें। प्लास्टिक कचरे की चुनौती जितनी बड़ी है, समाधान भी उतने ही नवाचारी हो सकते हैं। ये स्टार्टअप साबित कर रहे हैं कि सही सोच, तकनीक और उद्यमिता के दम पर कचरा भी संसाधन बन सकता है। जब नवाचार पर्यावरण संरक्षण से जुड़ता है, तब वेस्ट टू वेल्थ सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि सतत विकास और आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान बन जाता है। क्या सिर्फ टैलेंट ही किसी खिलाड़ी को बेहतरीन बना सकता है, या फिर सही ट्रेनिंग, सुविधाएं और एक्सपीरियंस्ड कोच भी उतने ही जरूरी होते हैं? ओडिशा आज ऐसा ही एक स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, जहां देश भर के युवा अपने सपनों को नई उड़ान दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे तैयार हो रहे हैं हमारे देश के फ्यूचर चैंपियंस। तेज रफ्तार रनअप, हवा में जबरदस्त संतुलन और हर लैंडिंग में दिखता नए भारत का अटूट आत्मविश्वास। मिलिए ओलंपियन और 3 बार की एशियाई जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप की मेडल विनर प्रणीति नायक से। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की जिद नहीं है, बल्कि उस नए भारत की गवाही है, जहां अब जमीनी टैलेंट को सीधे वर्ल्ड क्लास सुविधाएं और अनुभवी कोच मिल रहे हैं। ओडिशा का यही नया माहौल आज देश के कोने कोने से आए हजारों युवाओं के सपनों को एक नई और बुलंद उड़ान दे रहा है। मैं उड़ीसा में 3 साल से ट्रेनिंग कर रही हूँ जिम्नास्टिक्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, एंड यहाँ का फैसिलिटीज़ और सब कुछ, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, न्यूट्रिशन, सब कुछ बहुत अच्छा है, जो मुझे अपना परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करने में काफ़ी हेल्प मिल रहा है। ओडिशा का कलिंगा स्टेडियम आज देश के लिए सिर्फ एक मैदान नहीं, बल्कि चैंपियंस बनाने वाली सबसे आधुनिक फैक्ट्री बन चुका है। यहाँ खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक उपकरण और देश के सबसे अनुभवी कोच एक ही छत के नीचे मिलते हैं। यही वजह है कि आज इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स अपनी तैयारियों के लिए इस केंद्र पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। ओडिशा आज भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट्स हब में से एक बनकर उभरा है। बेहतरीन सुविधाओं के जरिए यहाँ युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। इसलिए आज हजारों युवा स्पोर्ट्स को एक शौक मात्र की तरह नहीं देखते, बल्कि करियर के रूप में चुन रहे हैं। वेटलिफ्टिंग एरिना में बारबेल पर बढ़ता हर 1 किलो वजन इन युवा कंधों के बढ़ते फौलादी आत्मविश्वास की कहानी कहता है। हर लिफ्ट से पहले लोहे जैसी एकाग्रता और हर प्रयास के पीछे छिपी है सालों की तपस्या। यहाँ के ये युवा अब सिर्फ पदक जीतने का सपना नहीं देख रहे, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मंच पर तिरंगा लहराने के लक्ष्य के साथ दिन रात लोहे से लड़ रहे हैं। इधर आके इधर हॉस्टल है, खाने का सुबह हमको अंडा वगैरह मिलता है, सब 750 का डाइट मिलता है, और एक दिन का एक एथलीट को, और बहुत इक्विपमेंट है, और इधर इंटरनेशनल लेवल का पूरा इक्विपमेंट वगैरह है, कोचेस है, मैनेजमेंट है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बड़े मतलब छोटे से आते हैं और बड़े होके बहुत कुछ करते हैं। इस खेल नगरी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यहाँ गांवों और छोटे शहरों से आए साधारण बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए खुद देश के महान ओलंपियन और लेजेंड्स मैदान पर उतरे हैं। हर छोटी सीख, हर बारीक सुधार इन बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा है।
यही अटूट भरोसा आज देश के ग्रास रूट टैलेंट को दुनिया का बेस्ट एथलीट बनाने की सबसे बड़ी ताकत है। हमें बहुत प्राउड फील होता है कि उड़ीसा सरकार ने जो स्पोर्ट्स को हमारे उड़ीसा में जितने प्रमोट कर रहा है, स्पेशली वेट लिफ्टिंग में, मैं ये कहूँगा कि पूरे इंडिया में उड़ीसा मात्र एक ऐसा स्टेट होगा जो वेट लिफ्टिंग को इतना सपोर्ट कर रहा है। एंड मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि मेरे टाइम में जो फैसिलिटी एलीट एथलीट्स को मिल रहा है, अभी वो हमारे ग्रास रूट एथलीट्स को, इंटरमीडिएट एथलीट्स को हमें वो फैसिलिटी मिल रहा है। ये हॉकी स्टेडियम सिर्फ एक खेल परिसर नहीं बल्कि हजारों युवाओं की उम्मीदों का केंद्र है। बेहतर सुविधाओं और प्रशिक्षण के जरिए यहाँ से निकलकर प्लेयर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। दो बार पुरुष हॉकी विश्व कप की सफल मेजबानी कर चुका हॉकी का ये मैदान दुनिया में अपनी बादशाहत साबित कर चुका है। लेकिन नए भारत का ये विजन सिर्फ हॉकी तक थमता नहीं है। यहाँ एक तरफ ओलंपिक स्विमिंग पूल में पानी को चीरते तैराकों की सहनशक्ति को परखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ योग की मुद्राएं खिलाड़ियों के मन को शांत और अभेद बना रही हैं। तैराकी से लेकर योग तक हर खेल को मिला ये जादुई सपोर्ट आज पूरे देश में स्पोर्ट्स की परिभाषा बदल रहा है। जो इधर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही सपोर्टिव है, तो इधर के कोचेस बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल है। हमारे पास इधर फिजियोस, न्यूट्रिशनिस्ट और एसएनसी कोच है जो हमको अपने सपने पूरे करने के लिए हेल्प करते हैं। ओडिशा का ये स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहा है कि जब खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं, अनुभवी कोच और सही माहौल मिलता है तो प्रतिभा को मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आज देश में तैयार हो रहे ऐसे आधुनिक खेल परिसर सिर्फ पदक नहीं बल्कि भारत के भविष्य के चैंपियन तैयार कर रहे हैं। आज के शो में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।